वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन और उत्पाद पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न का डिस्क्रिप्शन भी देखते चलेंगे, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे काफ़ी आपको फायदा होगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका था अलादीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। और जो अमीर खुसरो, इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स आपका यूपी में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अबुल हसन यमीनुद्दीन उर्फ अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली मोमिनाबाद नामक ग्राम में हुआ था। एक प्रमुख लेखक, गायक और संगीतकार थे, ठीक है। ये देखिए, प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे अमीर खुसरो। ये लेखक भी थे, गायक भी थे और संगीतकार थे। और ये जानते हैं फ्रेंड्स, आपका स्वयं अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था। कितने? 7 सुल्तानों का शासनकाल को इन्होंने देखा था। बलबन, मोहम्मद, कैकूद, जलाउद्दीन, गयासुद्दीन, तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह देखा था। ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदवी और फारसी में एक साथ रचनाएं लिखी थी। किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, देवतन रानी खिज खां, नूर सिपीहर, तुगलकनामा आदि सभी पुस्तकों की रचना इन्होंने की थी। देखिए, पूछा जाता है तुगलकनामा का लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो। चलिए दूसरा नंबर सवाल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था फ्रेंड्स। आपका देखिए, भगवान बुद्ध की वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के पहले ये सिद्धार्थ कहलाते थे, लेकिन जब ये ज्ञान की इनकी प्राप्ति हो गई फ्रेंड्स तो आपका गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ? बोध गया में। तीसरा नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड, जो ट्रेन में डकैती हुई थी, उसी से संबंधित है। तो देखिए, इसमें बहुत सारा सीखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काकोरी षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल फटाफट देख लें। देखिए, कब हुआ था, ये पूछा जाता है कि काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था। तो ये देखिए, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों से सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था। लूट लिया गया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी कांड के कहा गया है। सरकारी खजाना लूटने का विचार यानी प्लान कौन बनाया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें क्या हुआ था कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। किसके लिए? तो यही आपका ट्रेन डकैती किए थे उसके लिए। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये भी शामिल थे, सचिंद्र सान्याल भी शामिल थे काकोरी कांड षड्यंत्र में। तो सचिन सन्याल को क्या है कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और एक मनमथनाथ गुप्त थे जो उनको 14 वर्ष की कैद हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि काकोरी षड्यंत्र में उम्र कैद की सजा किसे सुनाई गई थी, फांसी किसे दी गई थी, तो सभी याद रखिएगा। तो देखिए, सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास दिया गया था। और ये भी याद रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र का डेट के साथ 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। अगला है फ्रेंड्स, ओमेगा 3 क्या है। तो ओमेगा 3 देखिए क्या है, ओमेगा 3 का नाम सुनेंगे आप लोग। यह एक वसीय अम्ल है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह क्या होता है, शरीर में हार्मोन निर्माण करने में मदद करता है। तो ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 3 का वर्ग क्या है, तो वसीय अम्ल है। देखिए, ओमेगा 3 बहुसंतृप्त वसीय अम्ल है। यह शरीर में हार्मोन के निर्माण के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है, ठीक है। तो ओमेगा 3 इसका शायद कैप्सूल भी आता है। यह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, मछलियां, शैवाल, झींगा आदि में ओमेगा 3 पाया जाता है। क्या है, तो एक वसीय अम्ल है। 5वां नंबर सवाल को देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO फ्रेंड्स, जो ज़्यादातर कार मोटर चलता है उससे जो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए क्या करता है फ्रेंड्स कि आपका जो रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होता है ना, उसमें को समाप्त कर देता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल में देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO इसका हो गया आपका, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक और गंभीर विषाक्त के कारण बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को क्या करता है, ये समाप्त कर देता है, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता समाप्त कर हो जाती है, जो शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाती है, ठीक है।
इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कोशिकाएं भूखमरी का अनुभव करने लगती है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करता है, हम लोग प्रभावित करता है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता होता है ना, उसको समाप्त कर देता है। छठा नंबर सवाल आपका है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, ठीक है। तो पाचन तंत्र में, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मुख्य गुहिका हो जाएगा, ठीक है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया हमारे जो मुख होता है, यानी जैसे मुंह कहते हैं फ्रेंड्स, वहीं से प्रारंभ हो जाती है, जो ठोस भोजन को दांतों से पीसकर लुगदी के रूप में बदल देता है। भोजन के मुख में आते ही लार ग्रंथियां से आपका लार निकलता है। लार में क्या होता है फ्रेंड्स, लार में टाइलिन व मल्टोज प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मल्टोज और आपका जो है आपका लार से निकलता है, तो लार से टाइलिन व मल्टोज प्राप्त होता है। टाइलिन एक प्रकार एक विकार है, यानी कि एग्जाम है, इंजाइम है, ठीक है। टाइलिन क्या एक तरह का इंजाइम है ना, जो लार से निकलता है, जो भोजन को स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, ठीक है। ये जो टाइलिन है जो क्या करता है, तो भोजन के स्टार्च जो होता है को उसको किसमें, शर्करा में बदल देता है। इसे सैलाइवरी इमाइलेज भी कहते हैं। मल्टोज विकार द्वारा, यानी मल्टोज इंजाइम द्वारा कुछ मल्टोज शर्करा ग्लूकोज में बदल देती है। धातव्य है कि लार अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 से 7 होता है, ठीक है। लार अन क्या होता है, अम्लीय होता है, ना कि क्षारीय होता है। तो 6 से 7 के बीच में आपका लार का पीएच मान होता है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि हमारे मानव के पाचन तंत्र में जो पाचन है हमारा मुख से ही, आपका यानी मुख्य गुहिका से ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें क्या सीखे फ्रेंड्स, आपका टाइलिन और मल्टोज के बारे में देखें। ये टाइलिन है जो क्या है, आपका एक एंजाइम है, मल्टोज भी एक एंजाइम है जो हमारे लार ग्रंथि से निकलता है। और ये टाइलिन जो क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये आपका टाइलिन है जो आपको स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में बदल देता है। 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल आपका है कि कौन सा हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पता होगा फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, HCl, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो HCl है जो हमारा क्या है, पाचन क्रिया में सहायक करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए HCl सहायक होता है, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। जो HCl है जो हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है, साथ ही हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है HCl। 8 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से, ठीक है, 8 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ठीक है। रिकेट्स नामक सुने होंगे फ्रेंड्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होता है, ज़्यादा करे बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक आपका रोग होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी के कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स जिसे सूखा रोग भी कहता है, और विटामिन ई के कारण है जो जनन क्षमता की कमी हो जाती है। ऑप्शन में सेट में मिलता होगा फ्रेंड्स कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण कमी होता है, तो विटामिन ई हो जाएगा। और विटामिन के जो आपको रक्त को थक्का बनाने में मदद हेल्पफुल है, सभी को पता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, 9 नंबर सवाल को देखें कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आंकड़ों का अध्ययन होता है, ठीक है। स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिक्स है जो आपका किससे, तो आंकड़ों से संबंधित है। स्थिति विज्ञान गणित की वह शाखा है जिससे आंकड़ा का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुण के आकलन का अध्ययन किया जाता है। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 10 नंबर सवाल है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण फिर पौधे के पत्तों का रंग हरा होता है ना। आगे है कि क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। हरे पौधे में यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल को। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। यह सभी स्वपोषी हरे पौधे में पाया जाता है। इसे पर्णहरित, हरितलवक या वर्ण हरिम भी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग कंफ्यूज नहीं, कहीं कहीं पर दिया रहता है आपका क्लोरोफिल और कहीं कहीं पे दे देगा पर्णहरित या हरित लवक देगा। तो देखिए पेड़ पौधे के पत्ते हरा होता है किसके कारण, तो पर्णहरित बोले या हरित लवक बोले या क्लोरोफिल बोले, तीनों एक ही है। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था अपने सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मात्र महात्मा गांधी एक ही में भाग लिए थे, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। डिटेल इसको देख ले फ्रेंड्स, कब कब हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 हुआ था, ठीक है। तो 30 में पहला,
1931 में हुआ था दूसरा और 32 में तीसरा हुआ था। तो वही कह रहा है कि 1930 से 32 के बीच में लंदन में आयोजित किया गया था 3 गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा, देखिए याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन द्वारा 31 अगस्त 1929 ईस्वी को घोषणा की गई थी। इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने जाने के उपरांत भारत के नए संविधान की रचना के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये भी याद रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन में टोटल कितना, तो 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था, जबकि महात्मा गांधी मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें भाग लिए थे। 12 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपका सरदार पटेल ने किया था। डिटेल देख ले इसका फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। उस समय लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इसका स्थापना हुआ था, ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। सन 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्र एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वो बेलगांव 1924 अधिवेशन में, याद रखिएगा। सन 1931 ईस्वी में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई, जिसमें कराची अधिवेशन का नाम से जाना जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला। तो इसका 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। 13 नंबर सवाल को देखें। 13 नंबर सवाल आपका है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंड्रूज फ्रेजर के द्वारा लाए गए थे। ठीक है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष एंड्रूज फ्रेजर द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो सबसे मुख्य भाग आपका है डी, ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज का जो सबसे प्रमुख भाग है आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज का मूलभूत इकाई क्या है या तो मुख्य भाग क्या है? तो मूलभूत इकाई आपका ग्राम सभा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया, ये भी जिक्के बन गया फ्रेंड्स, आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में आपका उल्लेख किया गया है। और 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और ग्राम पंचायत का गठन या इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 40 है, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज का सबसे छोटी इकाई क्या है यानी मुख्य इकाई क्या है? तो ग्राम सभा। अभी हम लोग ने देख लिया, करेक्ट आंसर ये आपका डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखें, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग देगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। कह रहा है फ्रेंड्स, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के ए के तहत चुनाव आयोग द्वारा नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं भी प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो नए दल है, राजनीतिक दल, उनको अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, 16 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? ठीक है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पहले वो कहाँ का गवर्नर थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका बिहार के थे, सभी को पता होगा, बिहार के थे। 20 जुलाई 17 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में श्री रामनाथ कोविंद निर्वाचित हुए। इससे पूर्व ये अगस्त 2015 से 17 तक बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? 17 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान संहिता का परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों ने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 44 याद रखिए फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 के अनुसार। तो ये भी याद रखिए आपका समान संहिता। ठीक है, समान संहिता।
अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। 18 नंबर सवाल आपका है कि अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया। अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था, तो इस किसके चुना गया था फ्रेंड्स, वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति के में चुना गया था। चलिए अगला इसके डिटेल देख लेते हैं कि 11 अगस्त 2017 को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू को चुना गया है। इन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का पदभार संभाला है। वर्ष 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो सभी को पता होगा ये बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। सभी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना 32 के 2 के तहत उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण भी शामिल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इस रीट का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण के अधिकार का अनुपालन करना है। यह रीट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानून राहत प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा भी कहा है। एक क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, सभी लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर क्या कहा है, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। एक तरह इस तरह से पूछा जाता है, तो एक तरह से इस तरह से पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। 20 नंबर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी फ्रेंड्स, तो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी आपका जो सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सुचिता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थी जो वर्ष 1963 ईस्वी में भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। और ये कहाँ बने थे, तो आपका उत्तर प्रदेश में बने थे। 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है, 21 नंबर सवाल है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वह कब खो देगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 देख लीजिए। भारतीय नागरिकता की परित्याग करता है तो खो देगा, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो ये 2 कंडीशन में वो आपका अपनी नागरिकता खो देगा। बाकी ये सब है जो गलत हो जाएगा। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल में आपका दिया हुआ है कि भारतीय नागरिक की समाप्ति संबंधी प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिया गया है, जिसके अनुसार भारतीय नागरिकता चाहे वह संविधान द्वारा प्रदत्त हो या नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निम्न 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। इसमें है नागरिकता परित्याग करने से, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने से, और तीसरा संघ सरकार द्वारा नागरिकता को वंचित करने से। ठीक है, तो देखिए आपका ये ऑप्शन में संघ सरकार वाला नहीं था, इसलिए आपका आंसर 1 और 2 ही बताया गया है। संघ सरकार वाला कहीं दिया है नहीं। तो ये याद रखें, यहाँ पर एक नया चीज सीखने को मिला फ्रेंड्स कि 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। ठीक है, कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर भारतीय नागरिकता चाहे संविधान द्वारा प्रदत्त हो या नागरिकता अधिनियम 55 के तहत कितने 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। नागरिकता परित्याग करने से, स्वेच्छा से त्याग कर देंगे तो, या तो किसी देश की अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो समाप्त हो जाएगा, और तीसरा संघ सरकार द्वारा नागरिकता को वंचित करने से भी आपको ये समाप्त हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखें कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। नरसिम्हा कमेटी के बारे में कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पीडीएफ थोड़ा सा इसमें तिरछा बन गया है। 22 नंबर सवाल को देखिए, तो देखिए नरसिम्हा था जो फ्रेंड्स आपका बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित था। नरसिम्हा कमेटी जो किसे बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 ईस्वी के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग संरचना में सुधार के दृष्टिकोण से जून 1991 में एम नरसिम्हा की अध्यक्षता में नरसिम्हा समिति का अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार से संबंधित स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए पीडीएफ थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा बना हुआ है फ्रेंड्स, पढ़िए किसी तरह से, पढ़ाई जानकारी होनी चाहिए अच्छी। देखिए यहाँ पर निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, तो ये आपका है फ्रेंड्स आपका कौन, ऑप्शन नंबर डी अमृत योजना। अब देखिए क्या है कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से, तो अमृत इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 25 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों के विकास के लिए अमृत
योजना शुरुआत की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अमृत योजना किससे है संबंधित है, तो ये आपका भारत के मुख्य शहरों के विकास के लिए अमृत योजना चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये योजना की शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 25 जून 2015 को आपको ये चलाया गया था। ठीक है, अमृत का फुल फॉर्म दे रहा है फ्रेंड्स, अटल मिशन फॉर रेज्यूवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन तथा सभी के लिए मकान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब, 2015 में। ये 3 योजनाएं देश के शहर से जुड़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 योजनाएं जो आपका कौन कौन शहर आपका देश से जुड़ी हुई है, देश के शहरों से जुड़ी हुई है। इनमें से 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के लिए अटल सहकारी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन तथा 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जैसे कि जल आपूर्ति, सीवरेज यानी सीवेज, शहरी परिवहन आदि, जिससे सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमृत योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो वित्त मंत्रालय इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से क्रियात्मक वित्त प्रबंधन तथा कार्यशील वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करना है। भारत की राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो यही तो आपका पूछा जा रहा था। ठीक फ्रेंड्स, कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आपका है, तालचेर कोयले खान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये आपका तालचेर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालचेर कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। अगला है फ्रेंड्स, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था, तो ये आपका कालीकट कहलाता था। ठीक है, नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो आपका मेघालय राज्य का जो सीमा है जो फ्रेंड्स भूटान से नहीं मिलती है। इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देख ले फ्रेंड्स। कह रहा है कि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों के साथ में मिलती है। ठीक है, 17 राज्यों की सीमाएं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका मुख्य है उसका दिया हुआ, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 17 राज्यों के है, 17 राज्यों की सीमाएं मिलती है यहाँ पर। और क्या लिखा हुआ था फ्रेंड्स, मिलते हैं भारत के 17 राज्यों की सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसियों के देश के मिलती है। ये भी जीके बन रहा है, याद रखें। कितने राज्यों का, तो 17 राज्यों का। जैसे भूटान से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, यानी 1 2 3 4 लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी भूटान से 4 राज्य का सीमा लगता है। कौन कौन यहाँ पर आप लोग देख लिए। बांग्लादेश से कौन कौन लगता है, तो बांग्लादेश से देखिए आपका है पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। यानी भूटान से 4 और बांग्लादेश से आपका 5 हो गया फ्रेंड्स। चीन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन से 1 2 3 4 5। चाइना से भी कितना लगता है, तो 5 लगता है। पाकिस्तान से भी आपका कितना लगता है फिर, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसको हम लोग रखते हैं पंगू राज बोलते हैं। ठीक है, पंगू राज है जो पाकिस्तान से सीमा लगती है। प से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बैठा ले पंजाब हो गया। ठीक है, पंगू राज में। और ग से गुजरात हो गया, र से राजस्थान हो गया, ज से जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो पंगू राज याद रखिएगा। पाकिस्तान से कौन कौन सा राज लगता है पता चल जाएगा। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5। आपका नेपाल से भी 5 लगता है। म्यांमार से देखिए फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। ठीक है, अफगानिस्तान से जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पीओके। 28 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि किस कारण से दिन और रात होते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, सभी को पता है। तो ये पृथ्वी के जो अपनी धुरी पर घूमते जो घूर्णन होता है ना, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये भी जीके है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति भी कहते हैं। पृथ्वी इस घूर्णन
गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है, अर्थात प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसे गति को दैनिक गति भी कहते हैं, दैनिक गति कहिए, घूर्णन गति कहिए, जो भी कहे। लेकिन अगर रहेगा मौसम परिवर्तन फ्रेंड्स, ठीक है, क्लाइमेट जो चेंज होता है तो पृथ्वी के क्या होता है, वो परिभ्रमण गति के कारण होता है। उसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। परिभ्रमण गति मतलब हुआ फ्रेंड्स जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमते हैं ना, उसके कारण होता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। खरीफ फसल आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सरसों हो गया, ठीक है। खरीफ फसल के बारे में डिटेल जान ले, इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ फसल आपका हो गया, सॉरी खरीफ फसल पूछा जा रहा है, सॉरी हम तो गलती हो रहा है फ्रेंड्स, खरीफ फसल ना, तो खरीफ फसल में आपका हो जाता है धान हो गया, बाजरा, ये सब हो जाएगा। ये सरसों तो हो गया, गेहूं जो तो हो गया आपका रबी फसल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कर रहा है आपका कि खरीफ फसल कौन सी है ना, तो सॉरी बाजरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाजरा हो गया, धान हो गया, ये सभी है जो आपका किसके अंतर्गत आता है, खरीफ फसल का। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि खरीफ फसल, यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह फसल जो कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। कौन सा फसल, खरीफ फसल। जैसे बाजरा, धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, ज्वार, ये सभी है जो खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी फसल है फ्रेंड्स, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है फ्रेंड्स और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। यानी अभी आपका कुछ दिन पहले जो बोया गया और काटी जाती है मार्च अप्रैल में। जैसे गेहूं हो गया रबी फसल, जौ हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, आलू, राई, ये सभी जो रबी फसल का उदाहरण है। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है। तो इसका ग्रह का क्या है, तो ये आपका बृहस्पति ग्रह का किया है, ठीक है। नासा का जो मानव रहित यान है जूनो, वो किस ग्रह से संबंधित है, तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम EEG निम्न में से किसके निगरानी के लिए किया जाता है। तो EEG है फ्रेंड्स, तो इसके किसके लिए होता है, ये मस्तिष्क से संबंधित जांच है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। EEG किसके निगरानी के लिए किया जाता है, तो आपका मस्तिष्क से संबंधित जांच के लिए है, ठीक है। एक ECG आता है फ्रेंड्स, आपको याद रखिएगा, ECG होता है हृदय से संबंधित होता है। डिटेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करता है। मस्तिष्क कोशिकाएं विद्युत आवेगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। इस गतिविधि से जुड़ी संभावित समस्या का पता लगाने में मदद के लिए EEG का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया EEG, दिमाग से संबंधित। और ECG है जो फ्रेंड्स आपका किससे है, तो हृदय से है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर का जो तापक्रम है कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो ग्लैंड है, मस्तिष्क संरचना का भाग है। ये कहाँ पाया जाता है, तो आपका मस्तिष्क संरचना का भाग है। यही है जो हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं। साथ ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावित होने वाले हार्मोन इससे प्रभावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा आदि का केंद्र है हाइपोथैलेमस, जो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर नियंत्रण करता है तथा रक्त दाब, जल के उपापचय, पसीने को भी नियंत्रित करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जान गए कि शरीर का तापक्रम है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल है 33 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। 33 नंबर सवाल आपका है कि सही कथन चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब गलत है। लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। प्रकाश के सातों रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रकाश के सातों रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, फलतः अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब देखिए, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बात कर रहा है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, फलतः अपवर्तनांक इसका सबसे कम होता है। बैगनी रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ये दोनों पॉइंट को याद रखिए। अतः लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है जो बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक समझ गए फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूज जाते हैं। यहाँ कह रहा था कि देखिए कौन सही है ना, तो इसका था लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया कि सातों रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का जो सबसे कम होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा फ्रेंड्स उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो लाल प्रकाश के जो अपवर्तनांक सबसे कम है और बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम है। यही बात आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट यही समझना है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, फलतः क्या है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब बैगनी रंग का प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, यही याद रखना है आपको। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका क्या होगा 40 डिग्री का, इसका फार्मूला तो सिंपल है, बन जाएगा 34 का करेक्ट आंसर है आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 होता है, यही फार्मूला। ये फार्मूला पर देखिए यहाँ पर सोल्व कितना आराम से हो जाता है। अब 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान फ़ारेनहाइट में करना है, ज्ञात करना है, तो फार्मूला लिख दिया। अब देखिए सेल्सियस है तो सेल्सियस के ऊपर यहाँ पर 40 दे दिया फ्रेंड्स, एफ का मान निकाल लिया। एफ का मान के यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा तो एफ का मान जो आएगा कितना आएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला आपको याद रखना है, अपने सभी को याद रखना है। C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब इसमें आपका डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो अब फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा और फ़ारेनहाइट से आपका दिया हुआ है तो सेल्सियस निकल जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है फ्रेंड्स, सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी वाट है जो विद्युत शक्ति का इकाई है। अगला सवाल, विद्युत मोटर में क्या होता है फ्रेंड्स, तो विद्युत मोटर जो करता है क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जबकि जो डायनमो होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए तो इसका देखना करने यहाँ पर है फ्रेंड्स, देख लीजिए। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर का प्रयोग होता है आपका विद्युत पंखा में, रेफ्रिजरेटर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, बहुत जगह होता है। ठीक है, मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में क्या होता है, मानव शरीर में लगभग कितना 70% है जो लगभग पानी होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा कर रहा है ना, तो एमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, इसको सभी लोग याद रखिएगा। वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के मध्य आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र है वोल्ट मीटर। एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु युक्ति है। थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। और पोटेशियोमीटर से क्या होता है, तो पोटेशियोमीटर से विद्युत परिवर्तन में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। 39 नंबर सवाल, इसका पीडीएफ कहिएगा फिर कमेंट करके बताइएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो देखिए इसका हो जाएगा फ्रेंड्स अब्रक का। ठीक है, अब्रक है जो सबसे ज़्यादा आपका इंडिया में होता है। अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टान में खंडों के रूप में पाया जाता है। ये भी जिक्के है, अब्रक है जो कौन सा चट्टान में, तो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। अब्रक के उत्पादन में भारत विश्व का प्रथम स्थान है। या आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार में पाया जाता है। 40 नंबर, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। चलिए फ्रेंड्स गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आइंस्टीन का जो नोबेल प्राइज दिया गया था फ्रेंड्स, तो ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोबेल प्राइज ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब किसी धातु की सतह पर अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस कार्य के लिए आइंस्टीन को सन 1921 ईस्वी में व मिलिकन को सन 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो समझ गए होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपको आइंस्टीन को ये मिला था नोबेल पुरस्कार। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो पता है फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ऊर्जा हाउस इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसमें देखिए कुछ सीखने के लिए दिया हुआ, तो इसको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। चल पढ़ लेते हैं, बाकी तो सब जानते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ के आकार की रचनाएं पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन बन रहा है इसकी खोज कब हुआ था, तो सन 1890 में रिचर्ड अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान ने 1890 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत
विद्युत कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत नहीं फ्रेंड्स, आपका पावर हाउस कहा जाता है ना, या विद्युत और कर सकते हैं, पावर हाउस वही हो गया। विद्युत घर कहिए तो ऊर्जा गृह कहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है फ्रेंड्स। ऑक्सीकरण जब होता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा निकलता है एटीपी के रूप में। ठीक है, जो देखिए हम लोग के शरीर में ऊर्जा निकलता है यही एटीपी के रूप में लिखता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, तथा इसका निर्माण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एवं कार्बनिक फॉस्फेट पी के सहयोग से होता है। क्या चीज़ इसमें हम लोग सीखे फ्रेंड्स, इसका तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। और इसमें जो फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट और वसा सबका ऑक्सीकरण होता है, तो जो ऊर्जा निकलता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, वो किस में निकलता है, तो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 42 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है, जिसका सभी जानते हैं वायरस के कारण एड्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, एड्स का कभी कभी पूर्ण रूप पूछा जाता है। ठीक है, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, यही आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है, जो HIV आपका वायरस के कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता। ठीक है, तो उसको क्या कहता है, हाइग्रोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है हाइड्रोमीटर एक है। ठीक है, हाइड्रोमीटर से द्रवों के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायु की अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, यही सवाल आपको वहाँ पूछा गया है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन होता है। सभी फेमस है फ्रेंड्स, सब इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज करके यहाँ पर आप रिपीट अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। 44 नंबर सवाल है, दाब की इकाई क्या है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स, न्यूटन इसमें करा है ना, दाब की इकाई, तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब की इकाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं 45 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पशुपालन और कृषि का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से पड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, साक्ष्य कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, डिटेल में देख लें। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मेहरगढ़ अभी कहाँ वर्तमान है, तो बलूचिस्तान में है। यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां, मवेशी पाले जाते थे। यहाँ के निवासी लाजवर्दमनी का प्रयोग करते थे, जो केवल मध्य एशिया के बदख्शां प्रांत में पाया जाता है। अगला फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन हुआ था। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति करा है, तो पहले कहाँ हुआ था, पहले आपका राजगीर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देख ले फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी में राजगीर में हुआ था, जिसको आधुनिक नाम राजगीर है। बिहार के सप्तकर्णी गुफा में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस संगीति का आयोजन हुआ था। इसमें बौद्ध स्थविर थेरो ने भाग लिया और बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की थी प्रथम बौद्ध संगीति की। चूंकि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध नहीं किया था, इसलिए प्रथम संगीति में उनके 3 शिष्य महापंडित महाकश्यप, सबसे वयोवृद्ध उपाली तथा सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने उनकी शिक्षाओं का संगठन किया था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था फ्रेंड्स। किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु, याद रखिएगा, अजात शत्रु के शासनकाल में आपका हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। 47 नंबर, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। चलिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था फ्रेंड्स, तो आपका 1912 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ था। यही कारण है कि फ्रेंड्स आपका 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 मार्च को एक विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, भी याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में आपका झारखंड है। इसका चौहद्दी हो गया। 48 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स,
इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? सबसे पहले किसने क्या कहा था? तो चलिए 48 नंबर सवाल का गेस करिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट होगा, भास्कर होगा, ब्रह्मपुत्र होगा या वराह मिहिर होगा? तो सवाल नंबर आपका जो 48 है फ्रेंड्स, इसका जो सर्वप्रथम तो आर्यभट्ट ने कहा था ना, आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही होता है जो आपका दिन और रात होता है, या तो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इससे पहले भी अभी क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स हम लोग को कि पृथ्वी का दिन रात किसके कारण होता है? तो जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूरती है ना, घूमने का, जिसे घूर्णन गति कहते हैं, जिसे दैनिक गति कहते हैं, इसी के कारण हुआ। तो सर्वप्रथम ये किसने कहा था फ्रेंड्स, व्याख्या किया था? तो आपका आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट 5वीं 6ठी शताब्दी के महान गणितज्ञ व खगोलज्ञ थे। इनकी पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने व्याख्या की थी कि पृथ्वी गोल और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त दिन और रात होते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम पाई का सन्निकट मान इतना बताया था। ठीक है, पाई का जो सन्निकट मान सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। इनके नाम पर ही भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह नाम आर्यभट्ट रखा गया है। 49 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत तथा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो 49 का करेक्ट है बलपुत्र देव हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो इसका बालपुत्र देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर सवाल, आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बिहार में करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर खड़गपुर पहाड़ियाँ। भौगोलिक हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा किसे माना गया है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ माना गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये 50 प्रश्न था, डिस्क्रिप्शन के साथ में था फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।